हेलो एवरीवन, वेलकम टू महामना एकेडमी। मैं अमन भारद्वाज आप सभी के सामने फिर से एक अमेजिंग सा वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक मैनेजमेंट के फीचर्स, उसके नेचर्स, उसके इम्पोर्टेंस पढ़े थे। आज जो हमारा जो सबसे पहला यूनिट है उसमें जो जो टॉपिक छूटा हुआ है, जैसे कि सर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे एनटीए ने, जो हमारे 2022, 23 और 24 के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें पूछे गए हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है जो है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है हमारे सर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। सर अगर हर कोई डिसीजन ले वो नहीं होता सर, हर कोई सर फील्ड पे काम करे वो भी नहीं होता सर। तो इसके लिए क्या बनाए हैं हम लोग, लेवल्स बनाए हैं कि सर कोई डिसीजन कोई और लेगा, उस पर वर्क कोई और करेगा और आखिरी में रिजल्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। तो बोलते हैं हमारे मैनेजमेंट में कि हम लोग जितने भी मैनेजमेंट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी मैनेजर्स हैं या जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनको हम लोग 3 लेवल्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बोले हम लोग 3 लेवल्स बनाएंगे। एक लेवल बोले टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा हमारा, एक लेवल होगा हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक लेवल होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक लेवल होगा लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब होता क्या है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या होता है वर्टिकल रैंक ऑफ द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स हैव ईच लेवल हैव डिफरेंट टास्क एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या बोल रहे हैं, देखिए हमारा जो मैनेजमेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम लोग वर्टिकली डिवाइड किए हैं। वर्टिकली मतलब भैया ऊपर से नीचे ऐसे बोल सकते हैं, और ऊपर से नीचे ऐसे भी, नीचे से ऊपर, दोनों में से कोई सही बोल सकते हैं। वर्टिकली मैनेजर्स को रैंक किए हैं किसके हिसाब से, उनके डिफरेंट टास्क के हिसाब से और उनके डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से। टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर और हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनके डिफरेंट डिफरेंट टास्क होंगे, इनके डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसके कौन से टास्क होते हैं और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। देखिए, जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उनका मेन काम क्या होता है, इस्टेब्लिश करना मिशन को या गोल को, ठीक है, या उसके जितने भी जनरल ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ बनाना होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम होते हैं। जितने हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपको सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद ज़्यादा आपको रिलेट कर पाएंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारे बेसिकली चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं। आप कंपनी के सीईओ सुने होंगे, सीएफओ सुने होंगे, ठीक है, सीटीओ होते हैं, ठीक है, सीटीओ होते हैं, सीएस होते हैं। ये सारे हमारे क्या है टॉप लेवल मैनेजर्स है। देखिए, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो एमडी होते हैं, बिजनेस के जो सीईओज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं भैया, मेनली बिजनेस के मिशंस को डेवलप करते हैं, बिजनेस के गोल्स को डिफाइन करते हैं, बिजनेस में जितने भी पॉलिसीज़ बनने वाली होती है उन सबको डिसाइड करते हैं। वो लोग होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट सर्वे, ठीक है। उसके बाद हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट गोल्स बनाया हुआ है, जो मिशंस बनाया हुआ है उसको इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। मेनली टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, आपको पॉलिसीज़ बता देना, ठीक है। उस पॉलिसीज़ पे कौन वर्क करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कौन से होते हैं, जितने हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, ये लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट आते हैं। आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं, अगर आपको इसको याद रखना है तो सबसे पहले आप याद रखिए सर, अगर जिस भी पोस्ट के साथ या जिस भी क्या बोलते हैं हमारे डेजिग्नेशन के साथ अगर सफिक्स जुड़ता है मैनेजर, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है। जैसे कि हमारा लिखा है मार्केटिंग एक पोस्ट है, अगर मार्केटिंग के पीछे लिखा है मैनेजर, इसका मतलब मार्केटिंग मैनेजर जो हमारा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा है चेयरमैन, एमडी, एमडी इन लोग के पीछे सफिक्स नहीं है हमारा कौन सा, मैनेजर का, तो जो मैनेजर का सफिक्स नहीं है इसका मतलब ये लोग टॉप लेवल वाले हैं, ठीक है। जिसके नाम के सामने अगर मैनेजर लग गया, नाम के पीछे अगर मैनेजर लग गया, उसका मतलब वो कौन सा हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाला होता है। अब सर लोअर लेवल वाले क्या करते हैं, तो लोअर लेवल वाले क्या होते हैं सर, ये लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है। जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो लोग सर गोल्स बना दिए, उनको कैरी आउट किए। हमारे मिडिल लेवल वाले सर जो मेनली उस टास्क पे कौन वर्क करेगा, हमारे जो हमारे होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले जो डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे, इसमें आते हैं हमारे सुपरवाइज़र, फोरमैन एक्सेट्रा। जैसे आप लोगों को लगता होगा सर मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट मतलब सीधा लेवल पे आ गए, लेवल पे नहीं आते। लोअर लेवल मैनेजमेंट मतलब होते हैं हमारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं, इसका मतलब नेक्स्ट टू दी हमारे लेवल होते हैं, उनको बोलते हैं हमारे सुपरवाइज़र। जैसे कि हमारे बहुत सारे लेबर्स हो गए, जितने भी लेबर्स को हमारा जितना भी अथॉरिटी या डायरेक्शन मिलता है वो हमारे सुपरवाइज़र से मिलता है, ठीक है। तो सुपरवाइज़र हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन से हो लेंगे, सर जिनके नाम के पीछे, जिस पोस्ट के पीछे अगर मैनेजर लगा तो कौन से हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं,
और टॉप लेवल पे आप सबको पता है सर, सीईओ, कंपनी के चेयरमैन, कंपनी के एमडी, वो सब लोग होते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी कहानी आप लोगों को क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस भी आए, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेशन को बोला जाता है इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसेंस मतलब क्या होता है? एकदम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसेंस मतलब होता है हमारा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? मैनेजमेंट का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी हमारे क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में अगर हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक कोई सही प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने से पहले सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उससे पहले हमारा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट सामान परचेस करके लाएगा, तब वो प्रोडक्शन लेवल पे शिफ्ट होगा। अगर रॉ मटेरियल वाला बोला कि भैया फाइनेंस ही नहीं है, अगर फाइनेंस नहीं है तो हम लोग कैसे प्रोडक्शन पे हम लोग रॉ मटेरियल परचेज ही कहाँ करेंगे? तो फाइनेंस लेवल को साथ में रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक साथ काम करना पड़ेगा, तब एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनने के बाद उसको बेचने के लिए हमारे क्या होते हैं सर? जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होंगे, सेलिंग डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट्स होंगे, सब उनको एक साथ वर्क करना पड़ेगा, तब एक हमारा प्रोडक्ट बनता है और एक हमारा प्रोडक्ट सेल होता है। तो कोऑर्डिनेशन वही बोलते हैं आपकी जितने भी एक्टिविटीज़ है जो इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है ना, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके सब इंटरडिपेंडेंस हैं, उन सब को क्या करना है? एक यूनिटी ऑफ एक्शन पे काम करना है, यही हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं? तो कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है भैया? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एक पे नहीं होता, कोऑर्डिनेशन अगर दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं या आपके पास क्या है बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, उनका कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। तो एक ग्रुप एफर्ट है, सिंगल इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं है। उसके बाद लिखा है कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है? यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है, एक बार कोऑर्डिनेट नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हमेशा चलते रहना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव, इसका मतलब सर छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, सब जगह लेवल पे क्या होता है? हमारा कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद लिखा है कोऑर्डिनेशन किसका है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स का है। देखिए, कोऑर्डिनेट करना हमारा मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कैसे होता है? देखिए प्रीवियस वाले स्लाइड में चलिए, तो यहाँ पे देखिए ऊपर है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, नीचे है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, ये लिंक है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या है हमारा? लिंक है किसके बीच में? लोअर लेवल मैनेजमेंट और अपर लेवल मैनेजमेंट के बीच में, या टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में। तो भैया जो कोऑर्डिनेशन होता है मेन किसका टास्क है? और मेन टास्क है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, या सीधा सीधा मैं बोलूँ तो मैनेजर्स का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है हमारा? डिलीबरेट फंक्शन। डिलीबरेट फंक्शन मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं? डेलीगेट कर सकते हैं, अपने साथी को भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसको कोऑर्डिनेशन हमेशा क्या होता है सर? इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसका आउटपुट होता है वो ग्रुप एफर्ट पे निकल के आता है, ठीक है। तो बेसिक सा कोऑर्डिनेशन था, उससे कुछ फीचर्स थे। उसके बाद अगर मैं पढ़ूँ कि कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप अच्छे से कोऑर्डिनेट करोगे तो आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा साइज़ में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन करोगे तो आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? जैसे देखिए कोऑर्डिनेशन जो हो रही है तब आपके डिपार्टमेंट से बहुत सारा डिफरेंशिएशन, जैसे कि मार्केटिंग वाले काम मार्केटिंग वाला ही कर सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन वाला काम प्रोडक्शन वाला ही कर सकता है। अब दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है उसके लिए हमारा कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन, जो अभी बताया कि सर मार्केटिंग वाला ही काम करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो हमारा कोऑर्डिनेशन क्या होता है भैया? स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। अगर बहुत सारी स्पेशलाइज्ड आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट्स हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होगा और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा एक टॉपिक था, जो हमारा पहला यूनिट था उसका ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे गए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बोलूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को मैं सबसे पहले बोला था कि भैया आप लोग क्या करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी की जो आपकी 12th वाली बुक है, 2 पार्ट की है, दोनों पार्ट लोगों को आपको ख़रीद लेना है। पिज़्ज़ा से कम के रेट में मिलता है, तो हम लोग क्या करना है? दोनों पार्ट को खरीद लेना है, ठीक है। और दोनों पार्ट को खरीद के आपको क्या करना है? एक हाथ में पेंसिल लेके उसको रीडिंग लगाना है, ठीक है। बहुत पतली होती है, आप उसको तुरंत रीडिंग लगा सकते हैं, हर एक चैप्टर एक दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। और आपको साथ साथ दिखाते हुए चलूँगा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपको उठ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, एन ऑर्गेनाइजेशन interact with its external environment which consists of various social, economic, political factors. In order to be successful, an organization must change itself
एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट। मुल्ला चाह रहा है भैया हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा सोशल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया। अगर बिजनेस को सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट का कौन सा हमारा फीचर्स है, ठीक है, तो बोला है मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है उसका फीचर है, या इनटेंजिबल है, या डायनेमिक फंक्शन है, या मल्टी डायमेंशनल है। इसका आंसर दिखाने से पहले आपको एनसीईआरटी का ये पेज पे ले चलता हूँ। देखिए रीप्रिंट हमारा 2024-25 पे ही हुआ है, ठीक है। अब इसका ये वाला पॉइंट पढ़िए, पेज नंबर 9 पे दिया गया है, ठीक है। देखिए पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा क्या होता है हमारा जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन interact with its external environment which consist of various social, economical, political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goal according to the needs of an environment. देखिए जो ये लाइन है पीछे का, तो सिंपल से 4 लाइन जो लिया गया है, इस 4 लाइन को उठा के क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया आपके यहाँ पे, ठीक है। ये 4 लाइन को यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। अब पूछे आपको कौन सा फंक्शन है, तो देख लिया सिंपल से, अगर आप लोग पढ़े थे कि भैया मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है, तो डायनेमिक फंक्शन के अंदर में ये 4 बातें लिखी गई थी, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन आप एनसीईआरटी आप रीडिंग लगाएंगे, आपको सिंपल से अंडरलाइन करना है और आगे बढ़ना है, और जितना ज़्यादा रीडिंग लगाएंगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट कौन सा हमारा, डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ये कौन सा मैनेजमेंट के बारे में फैक्ट जो है सही है, तो बोल रहा है भैया एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ टर्म्स हैव सिमिलर मीनिंग। तो हम लोग पढ़े सर इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी दोनों अलग अलग है। इफिशिएंसी मतलब क्या बोलते हैं, अगर कोई सा भी टास्क को आप मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट कर रहे हो तो बोलते हैं आप एफिशिएंट हो। इफेक्टिव कब होते हैं, जब आप किसी भी टास्क को गिवन टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्या है, इफेक्टिव हैं। तो दोनों सिमिलर तो नहीं है, तो सबसे पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है भैया एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बोथ टर्म्स डू नॉट हैव सिमिलर मीनिंग। तो ये बात तो सही है कि दोनों सिमिलर मीनिंग नहीं है, यहाँ बोला था सिमिलर टर्म है, यहाँ पे बोल रहे हैं सिमिलर टर्म नहीं है, तो पहला गलत है, तो 2 ऑप्शन गलत, सेकेंड वाला टर्म हमारा सही है। उसके बाद बोला है मैनेजमेंट है 4 डायमेंशन, मैनेजमेंट के हमारे 4 डायमेंशंस होते हैं, ये भी बात गलत है, मैनेजमेंट के 4 डायमेंशन ही, मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग पढ़े थे मैनेजमेंट के कितने डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैनेजमेंट हमारा क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, तो मल्टी डायमेंशनल हम लोग पढ़े थे मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन थे, एक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट क्या है, डायमेंशनल तो है, मल्टी डायमेंशनल है, लेकिन इसके डायमेंशन 3 हैं, 4 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो बोला गया था कि 4 डायमेंशन है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला होगा, मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन है, तो सी वाला तो नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा ई पे चले जाएगा, मतलब बी डी ई, ठीक है। अब हमारा ई प्रिंसिपल्स क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट प्रिंसिपल ऑफ साइन, ठीक है, आर नॉट बोल रहा है, नॉट नहीं है भैया, हमारा जो साइंस का प्रिंसिपल है और मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है दोनों सेम है, ठीक है। तो ये 3 बातें सही थी, ठीक है, बी डी और ई। पहला बात बोला क्या कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों सिमिलर टर्म है, ठीक है, ये बात गलत थी, दोनों सिमिलर टर्म नहीं है, ये बात वाली सही है। मैनेजमेंट के 4 नहीं 3 डायमेंशन होते हैं, और मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइंस को फॉलो करता है, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इसमें से कौन सा टॉप लेवल पोस्ट पे है। तो आप लोगों को मैं बताया था किसी भी अगर पोस्ट के सामने या डिजिग्नेशन के सामने अगर सफिक्स लगता है मैनेजर तो हमारा मिडिल लेवल पे जाता है। तो देखिए ये हमारा मिडिल लेवल मैनेजर है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये इस पे मैनेजर लगा है सर, ये भी मिडिल लेवल मैनेजर है। यहाँ लिखा है प्लांट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर हमारा क्या होता है, सुपरवाइजर तो सिंपल सा हमारा सर लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो बिजनेस का टॉप लेवल के पोजीशन पे होता है। उसके बाद अगर मैं चलूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला है, अच्छा ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। क्या बोल रहा है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है
यूनिफाई करता है जितने भी अनरिलेटेड इंटरेक्ट होते हैं उसको पर्पसफुल एक्टिविटी पे। इसका भी आंसर बताने से पहले आपको ले चलता हूँ एनसीईआरटी किस पे, बुक पे। देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है जो अनरिलेटेड एक्टिविटी है उसको यूनिफाई करता है। देखिए जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, सबसे पहले लाइन पे लिखा है जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, यूनिफाइज करता है अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन क्या है, ग्रुप एफर्ट है, ठीक है। उसके अंदर लिखा है जो हमारा कोऑर्डिनेशन का ये जो डेफिनेशन दिया है 3 लाइन का, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे उठा के बोला है, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में। तो आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो आपको सिंपल सा आंसर आप लगा पाएंगे कि क्या होता है, हमारा इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं चलूँ तो अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, हमारा आकाश इंडस्ट्री है, ठीक है। इंस्टॉल क्या है, कौन सा, वेस्ट रिसाइकलिंग का प्लांट बनाया है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं आप लोग, जितने भी डंप वेस्ट है उसको आप लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, आपको रिसाइकल होता है, ठीक है। दिस प्लांट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देता है मेनी पीपल्स को। अब बोल रहा है ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव बताना है। तो आपको क्या लग रहा है ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का ग्रोथ ऑब्जेक्टिव तो नहीं है सर। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब होता है प्रॉफिट अर्न करना, ग्रोथ अर्न करना, ये सब भी नहीं लिखा है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है ज़्यादा सैलरी अर्न करना, ये सब भी नहीं लिखा है। ये सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे सर, यहाँ पे लिखा है सर हम लोग रिसाइकल करेंगे, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा क्या है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, कंपनी है वो टारगेट करता है प्रोडक्शन कितना, 5000 यूनिट हम लोग बनाएंगे 1 साल में, ठीक है। राम है वहाँ का एक मैनेजर, ठीक है। क्या करता है राम, मैनेजर ऑफ द कंपनी इज़ एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स, ठीक है। 5000 यूनिट बनाने का प्लान बनाए थे और 5000 यूनिट लोग प्रोड्यूस भी कर लेते हैं, लेकिन बट अ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हायर कॉस्ट पे करते हैं। तो अब बताना है आपको राम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है इफेक्टिव एज ही वॉज एबल टू अटेन टारगेट प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव है, मिनिमम कॉस्ट लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि सर हायर कॉस्ट पे क्या है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। हायर कॉस्ट वाले पे तो इस पे ये दोनों ऑप्शन करिए, ठीक है। अगर मैं देखूँ डी और ई बचे, डी सी ई, तो अगर मैं डी पे चले जाऊँ, ठीक है, डी वाला बोल रहा है इफेक्टिव बट नॉट इफिशियंट बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए इफेक्टिव यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इफेक्टिव, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफेक्टिव, तो इफेक्टिव को आपको डायरेक्ट याद करना है टाइम से। इफेक्टिव मतलब होता है टाइम। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एफिशिएंट, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोई भी बंदा हमारा एफिशिएंट है, इसको रिलेट करना है आपको कॉस्ट से, ठीक है। सर अब याद कैसे करें, इसके पीछे में ई आता है, इसके पीछे में ई आता है, इसके लास्ट में टी आता है, इसके लास्ट में टी आता है, तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है सर, वो इफिशियंट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे किया है, ठीक है। तो क्या है, इफेक्टिव है बट नॉट इफिशियंट बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो डी वाला तो सही है, तो डी वाला सही है, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। अब बाकी आप पढ़ेंगे तो बोल रहा है इफिशियंट बट नॉट इफेक्टिव, तो इफिशियंट नहीं है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। इफेक्टिव भी है, इफिशियंट भी है, तो दोनों तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगले क्वेश्चन पे चले तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वाला, 6 था, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हमारा टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको सीए बनना है इंडिया में, तो क्या करना है, आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, साथ साथ आपको क्या करना है, ट्रेनिंग स्पेसिफाइड एग्ज़ाम देना है, ठीक है, जो कौन कंडक्ट कराता है, हमारा आईसीआई कराता है, ठीक है। अब इसका भी आंसर बताना है आपको सर, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज है, या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। इसका आंसर भी आपको मैं दे दूँ, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, ठीक है। पेज नंबर बता दूँ तो पेज नंबर 16 पे अगर आप बुक उठाएंगे, पेज नंबर 16 पे आपको मिलेगा, ठीक है। ध्यान से अब जब आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इसको, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है टू बिकम, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा है अगर आपको सीए बनना है, अगर आपको टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए जो इसका जो मेन था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इस रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के पॉइंट को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया,
ठीक है। अब एग्जाम्पल को सीधे सीधे उठा के क्वेश्चन बना दिया। आपका ये क्वेश्चन बनाया गया कि भैया अगर आपको सीए बनना है तो आपको स्पेसिफाइड एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो कौन सा इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के अंदर आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अगर आप सिंपल एनसीईआरटी को रीडिंग लगा लें, ठीक है, सिंपल आप एनसीईआरटी को रीडिंग लगा लें तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, ये तो एक सिंपल एक क्वेश्चन था। अगली बार आप उम्मीद लगा सकते हैं कोई सा भी इसमें से दूसरा चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, जैसे आपको सर्टिफिकेट ग्रांट करना है, ठीक है, तो आप कहाँ कौन सा, तो आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे कि सीए वालों को सर्टिफिकेट ग्रांट होता है। ठीक है, जब आप सीए बन जाते हैं तब। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपल से क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपल क्या कीजिए, नोट्स फॉलो कीजिए। नोट्स फॉलो करने के साथ साथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को रीडिंग लगाना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्या होता है, सबसे पहला यूनिट हमारा ख़त्म होता है। इस पहले यूनिट के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड यूनिट, जो है आप लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी सेम करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं 7 क्वेश्चन जो क्या है, 7 क्वेश्चन एक चैप्टर से बने हैं। तो आप लोग 3 साल में 7 क्वेश्चन, मतलब हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ ही रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरह रखिए। धन्यवाद।